बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करने लगे हैं कि किस तरह से जावा वेरिएबल्स में जो डाटा स्टोर करना होता है। पीछे हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था ना, जो हमने नेम का वेरिएबल लिया था, इसके अलावा नंबर जो स्टोर करवाना था उसके लिए वेरिएबल लिया था। ठीक है, और उससे पहले हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था उसमें एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 वेरिएबल्स दिए थे। तो ये वेरिएबल्स में डाटा स्टोर करवाने के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए ली जाती है। तो ये वेरिएबल्स किस तरह से हम लेते हैं, ठीक है, पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। और ये चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इन फ्यूचर में भी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आपको बहुत हेल्प होगी इससे, जो आपके पास फर्स्ट या सेकेंड ईयर में अगर आप कंप्यूटर रखते हैं तब भी आपको हेल्प करेगा और आगे भी हेल्प करेगा। ठीक है, स्पेशली ये चैप्टर तो बहुत ही गौर से और तवज्जो से इसको सुनना है, ना सिर्फ सुनना है बल्कि इसको मेमोराइज भी साथ साथ आप करते जाएं। कॉन्सेप्ट जो है वो बिठा लें अपने अंदर। ठीक है, अपने माइंड में कि जो मैं कॉन्सेप्ट्स देती हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं। और मैंने जो है वो एक्सरसाइज की पीडीएफ फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। जो एक्सरसाइज की वीडियोस है उनकी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की पीडीएफ एक्सरसाइज की जो है वो मेंशन कर दी है। वहाँ पे लिंक आपको जो है वो दे दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको चाहिए हो तो। ठीक है, इंशाल्लाह जब चैप्टर 3 कंप्लीट होगा तो इसकी एक्सरसाइज के साथ साथ हम जो है वो शेयर करूंगी आपके साथ इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर इजी है और मुश्किल हो, एक्सरसाइज में भी कोई कुछ मुश्किल आपको लग रहा हो ना, तो आप बता दीजिएगा ताकि मैं इससे भी मजीद इजी बनाने की कोशिश करूँ। वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि इजी से इजी वर्डिंग्स में आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाए और समझाया जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपके पास वेरिएबल्स हैं। अ वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट स्टोर्स सम वैल्यू फॉर लेटर यूज। बाद में यूज करने हो वैल्यूज को तो उसके लिए एंटिटी एक होती है जिसका नाम होता है वेरिएबल। ठीक है, इन मैथमेटिक्स में, मैथ्स में भी हम ये वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर के जरिए से जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में हम दे सकते हैं। ठीक है, और ये कोई भी ए टू जी कोई भी जो है वो लेटर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, बट नॉट लिमिटेड टू। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैथ्स में भी हम यही करते हैं ना कि सिंगल कैरेक्टर यूज करते हैं। और या उसके में जो है वो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 1 हमने किया तो उसमें ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर भी वेरिएबल्स को यूज किया जाता है। उसका कोई मीनिंगफुल नेम होना चाहिए जिसे आपको देख के ही पता चल जाए कि इसमें क्या चीज़ आएगी। ठीक है, क्या स्टोर करवाया जाएगा। एडिशनली द टाइप ऑफ वैल्यू द सेट वेरिएबल कैन स्टोर इन एन अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एन अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। यही मैंने आपको भी कहा कि वेरिएबल तो हम यूज कर रहे ही हैं, लेकिन उसमें आप जो वेरिएबल यूज करेंगे उसमें इस तरह का उसको बताना भी है कि इसमें किस किस्म की वैल्यूज को स्टोर करवाया जाएगा। ठीक है, किस तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। आया इसमें हम इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हैं, आया इसमें हम जो है वो पॉइंट्स में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, या कैरेक्टर्स में वाली वैल्यूज। हर एक के लिए मतलब आप एक ही वेरिएबल ले लो और उसमें कोई भी स्टोर करवाना चाहो करवा लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सच दैट द डेवलपर आफ्टर डिफाइनिंग एंड असाइनिंग अ वेरिएबल इज लेटर एबल टू रिकॉल अबाउट द टास्क एंड टाइप ऑफ वैल्यूज द सेट वेरिएबल होल्ड्स। ठीक है, ताकि वो रिकॉल जब करना चाहे तो बाद में प्रोग्राम के अंदर या कोड के अंदर तो वो रिकॉल कर सके। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हर एक के लिए डिफरेंट होगा तो रिकॉल कर पाएगा ना। कि फॉर एग्जांपल जो एक्स है उसके लिए उसमें मैंने इंटीजर्स वैल्यूज 0 टू सो ऑन जो है वो स्टोर की हुई है। ठीक है, माइनस में और प्लस में दोनों में हो सकती हैं। और पॉइंट्स में फ्लोटिंग पॉइंट होता है, उसमें पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर की हुई है, उसको हम फॉर एग्जांपल वेरिएबल वाई में कह देते हैं स्टोर की है। तो जब भी मुझे कॉल करना होगा वाई को तो पता चल जाएगा जी, वो वैल्यूज उसे पता होगा कि मैंने पॉइंट्स में वैल्यूज को उठाना है। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए भी ये जरूरी होता है। The basic value that a variable can hold in JavaScript is either a number or set of characters called strings। नंबर हो सकते हैं या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। और बुलियन वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स, या बुलियन वैल्यू यस और नो में, ट्रू और फॉल्स में, 0 1 में दी जाती है। ये बुलियन के बारे में हम समहाउ डिस्कस कर चुके हैं।
It is critical to note that variable naming convention does not support a number to be first character of a variable name. ये आपने इम्पोर्टेंटली याद करना है, इसको माइंड में रखना है कि वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन जो है वो नंबर्स मतलब जो हम वेरिएबल ले रहे हैं उनको हम नंबर्स नहीं ले सकते, यानी कि हम कहें कि वेरिएबल के तौर पे 1 के अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है या 2 के अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको क्या करना होगा, लेटर्स ही मतलब कैरेक्टर्स ही लेने होते हैं वेरिएबल के तौर पे। ठीक है, आप कैरेक्टर्स ही वेरिएबल के तौर पे ABCD जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, सी नंबर्स नहीं ले सकते वेरिएबल के तौर पे। ठीक है, वेरिएबल नेम रखना हो तो उसके लिए सिंस जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। अब इसका क्या मतलब है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इससे आ सकता है कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव क्यों है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होने का क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ये केस का क्या मतलब होता है और क्यों है, दिस एंड दैट। इस तरह से किसी इज जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव जस्टिफाइड आंसर, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बन के आ सकता है। तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, इसका ये मतलब होता है कि आप जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखें या मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखें या स्मॉल लेटर्स में लिखें, दो डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, दो डिफरेंट बातें होती हैं। ये कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है कि जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम स्मॉल लेटर्स में ले रहे हैं और कैपिटल लेटर्स में ले रहे हैं तो उनका मतलब डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आर यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है लेकिन यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वो जो आपको ये तो पता होगा कंप्यूटर में ना, जो अंडरस्टैंड वेल लैंग्वेज वो कर सकता है कंप्यूटर, वो 0 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसको 0 1 की फॉर्म में यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जो भी चीज उसको बोली जाएगी, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दी जाएगी, तो ये रिवॉर्ड जो लिखा होगा इसका जो बाइनरी उसके पास आएगी, इस रिवॉर्ड की कोई और बाइनरी आएगी, इस रिवॉर्ड की कोई और बाइनरी आएगी। ठीक है, क्यों, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कि जो आपके पास ये कैरेक्टर्स होते हैं ना, सारी चीजें ये आस्की कोड में रिप्रेजेंट की जाती हैं ताकि उसके बाद इसको जो है वो किया जाता है। जाहिर सी बात है, अब ABC की हम कैसे जो है वो बाइनरी बनाएंगे। ठीक है, तो उसकी आस्की बना ली जाती है। आस्की कोड में नंबर्स होते हैं, जैसे कि ए है आपके पास कैपिटल ए, तो कैपिटल ए के लिए आई थिंक सो 65 होता है। ठीक है, कैपिटल ए की जो आस्की होती है वो 65 होती है और स्मॉल लेटर ए की आस्की जो है वो आई थिंक सो 90 समथिंग 97 होती है। तो जो ए की है वो 65 होती है और कैपिटल ए की ना, तो जो स्मॉल ए की है आस्की वो 97 होती है। ठीक है, तो आपको जब यहाँ पे समझ आ रही होगी, इसी तरह से बढ़ता जाता है। मतलब बी की वैल्यू जो है वो 66, सी की वैल्यू 67, इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा और इसी तरह से स्मॉल लेटर्स ABC की। तो अब यहाँ से आपको समझ आ रही है कि इसकी आस्की डिफरेंट बनेगी, इसकी आस्की डिफरेंट बनेगी। इसका मतलब कि यहाँ स्मॉल आर जो है इसकी वजह से आस्की चेंज हो मतलब उसकी बाइनरी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे कैपिटल लेटर आर है तो उसकी वजह से जो भी बाइनरी जो है वो चेंज हो जाएगी, इसकी आर की बाइनरी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस बात की समझ आ गई कि यहाँ पे जो चीज मेंशन करनी होती है वो ये कि आस्की डिफरेंट होने की वजह से स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में डिफरेंस आ जाता है, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ही ये कहा जाता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो जावास्क्रिप्ट होती है, वो क्या होती है, वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि आप स्मॉल लेटर्स लें या कैपिटल लेटर्स ले वेरिएबल के लिए, तो दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। जब आपको मैं क्वेश्चन बैंक बताऊंगी ना, तो वहां पे इंशाल्लाह आपको आंसर भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, वर्डिंग में आपको आंसर जो है वो डिस्क्राइब कर दूंगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अनलिस्ट बेसिक डाटा टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब डाटा टाइप्स मेंशन हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए कि किसमें कौन सी वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा। जावा के अंदर नंबर्स होते हैं, नंबर्स में आपने कोई भी नंबर 0 to टिल सो ऑन सेव करने होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग में लेटर्स को सेव किया जाता है।
जे ए बी ए, ये डिफरेंट लेटर्स जो हैं वो जावा जैसे कि स्टोर किया है, स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स जो स्टोर किए जाते हैं। और बुलियन आपके पास एक डाटा टाइप है, बुलियन डाटा टाइप में आपने ट्रू और फॉल्स में आंसर देना होता है, यस और नो, 0 और 1, इस तरह का जो है वो आंसर मतलब टू चॉइसेस की बेस पे आंसर देना होता है, ठीक है। या तो कंडीशन जो है वो ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है, या कंडीशन आपके पास यस और नो है, ठीक है। इस तरह से आंसर जो है वो बुलियन में देना होता है। तो ये डाटा टाइप्स थी जो कि जावास्क्रिप्ट में सिंपल यूज की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, वेरिएबल के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है आपके पास। अब ये नीचे आपके पास जो है वो कोड भी आ रहा है, ठीक है। तो उसको भी हम रन करके देखेंगे कि ये वैल्यू कैसे आपको दे रहा है, ठीक। वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद अ VAR कीवर्ड। VAR कीवर्ड जो है वो वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे आपने वेरिएबल यूज करना है उसके लिए VAR आप यूज करेंगे, ऊपर हमने ये देखा भी था, ठीक है। एंड मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन सेम लाइन ऑफ कोड टू, मल्टीपल वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि VAR दिया हुआ है, ठीक है, और A B रिवॉर्ड, ये सारी वैल्यूज जो है वो वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए गए हैं। डिक्लेरेशन इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं की थी, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे ये हेडिंग बन सकती है, डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। क्या मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल का? डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल मींस दैट के एक जो आपके पास वेरिएबल है वो किसी VAR कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाएगा, और मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो एक ही लाइन में डिक्लेयर किए जा सकते हैं। जो भी वेरिएबल्स यूज करेंगे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये मैंने वेरिएबल के तौर पे चीज ली है, ये मैंने वर्ड जो लिया है, लेटर जो लिया है वो वेरिएबल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, इनिशियलाइजेशन। द फर्स्ट एवर assignment of a value to variable in line span is of a program is called initialization. इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल क्या है, मतलब कि वैल्यू असाइन करनी होती है किसी भी वेरिएबल को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिवॉर्ड को कौन सी वैल्यू असाइन की गई है, 5555। तो ये वैल्यू असाइन की गई है किस वेरिएबल को, रिवॉर्ड वेरिएबल को, ठीक है। रिवॉर्ड वेरिएबल को ये वैल्यू जो है वो असाइन की गई है, ये वैल्यू आपके पास नंबर्स में है, ठीक है। और ये वैल्यू जो है वो रिवॉर्ड वेरिएबल को असाइन की गई है। ए और बी में कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई, ठीक है। वो वेरिएबल क्यों यूज किए गए हैं वो नेक्स्ट हम देखते हैं। कैलकुलेशंस के लिए मतलब यूज किए गए। फिलहाल वेरिएबल रिवॉर्ड में आपने वैल्यू ली, ठीक है, जो कि असाइन की है, और ये असाइन करना वैल्यू जो है वो किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना इनिशियलाइजेशन कहलाता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल कहलाता है, ठीक। होप्स आपको इसकी समझ आ गई। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल एट सेम टाइम। अब ये यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर अलग हुआ हुआ है, इनिशियलाइज अलग हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसको इस तरह से उन्होंने ये मेंशन किया है, और इस तरह से कर भी सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे VAR लिखें, रिवॉर्ड लिखें, ठीक है, और यहीं पे आप इनिशियलाइज भी उसको कर दें, ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। तो ये चीज आप यूं भी कर सकते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड VAR वेरिएबल यानी कि उसके लिए डिक्लेयर कर दिया, पहले मैंने रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद इनिशियलाइज भी इधर ही कर दिया, ठीक है, यानी कि उसको वैल्यू जो है वो असाइन भी यहीं पे कर दी। तो ये चीज ज्यादा बेटर होती है, इससे जो है वो लाइन्स मतलब स्टेप्स जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं 4 स्टेप में जो है वो जस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, 5 स्टेप में जस्ट जो है वो इनिशियलाइज किया हुआ है, तो एक स्टेप कम हो जाएगा, जरूरी सी बात है, जब हम एक ही लाइन में इसको करेंगे तो, ठीक। तो इसलिए ये गुड प्रैक्टिस होती है। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल एट सेम टाइम। होप्स आपकी इसकी समझ आ गई है। अब हम जो है वो ये रन करके देखते हैं प्रोग्राम, ठीक है, कि किस तरह से वर्क करेगा। बहुत इजी है, बहुत ही इजी, और चीज बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। जैसे डिक्लेरेशन कैसे करनी है और असाइन कैसे करना है वेरिएबल को वैल्यू, वो बताया हुआ। अब ए में वेरिएबल जो लिया हुआ है उसमें जो है वो रिवॉर्ड %10 कैलकुलेट करके देगा, और बी में जो है वो रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय 10 का जो आंसर आएगा वो आपको देगा, ठीक है। अब ये जो परसेंट है ना स्टूडेंट्स, ये जो चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन दिस साइन,
इस साइन का और इस साइन का दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला परसेंट का साइन है इसको कहते हैं मॉडुलस, इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस का साइन कहते हैं, ये मॉड होता है, ठीक है। और इसमें क्या कैलकुलेशन की जाती है, मॉडुलस का साइन होता है, इसमें जो है वो रिमाइंडर का जो आंसर आता है वो मेंशन किया जाता है, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे जो है वो मेंशन किया जाता है, जो रिमाइंडर में आंसर आएगा वो चीज आएगी। और डिवाइड में जो आंसर हमारे पास आता है, डिवाइड डिवीजन में हमारे पास क्या होता है, जो आंसर आएगा वही हम मेंशन करते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे तो सिंपल आपके पास 5555 डिवाइडेड बाय 10, जो आपके पास आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। लेकिन रिवॉर्ड में जो ए की के अंदर जो वैल्यू सेव होगी वो क्या होगी, रिमाइंडर क्या आ रहा है, वो रिमाइंडर जाके यहाँ पे सेव होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं अगर, तो अब आप देखें तो जो 555 का है उसका आंसर क्या आएगा, 55 मतलब 555.5 आंसर, जो डिवाइड करेंगे उसके लिए तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, रिमाइंडर आपके पास रहेगा 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो वो ये दोनों डिफरेंट चीजें आपको दे रहा है आउटपुट में, ठीक है, आंसर आपको डिफरेंट आ रहा है। तो होप्स आपको इसकी समझ आ चुकी है कि इस साइन का क्या मतलब है और इस साइन का क्या मतलब है, ठीक है। फ्यूचर में भी कभी अगर आपको यूज करना हो तो आपको पता हो कि ये साइन दोनों जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ए, इसका जो आंसर आएगा फॉर एग्जाम्पल 5 जो आया है वो कहाँ सेव होगा, वो ए वेरिएबल में जाके सेव होगा, ठीक है। और जो 555.5 आंसर आया है वो बी वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो बी वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, ठीक। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो हम शो करने के लिए इसका आंसर जो है वो ले रहे हैं, ए में जो है वो 5 ए में 5 जो है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ होंगी एज इट इज, और बी में भी उसका आंसर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। लेट्स डू प्रैक्टिस। अब ये मैंने आपको जो है वो बुक से जो कोड था वही डिस्प्ले किया है यहाँ पे, ठीक है, वही लिखा है। अब यहाँ पे हम इसको जो है वो रन करके देखेंगे क्या आंसर आता है। फिलहाल मैंने इसको रन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अभी रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया और ये आपके पास देख सकते हैं क्या आंसर आया है, ठीक है। ये आंसर आपके पास डिस्प्ले हो चुका है 5, और आगे जो है वो 555.5 555.5। तो ये ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई थी पहले वो आपको आंसर में दी जा रही है, यानी यहाँ पे देखो ए में मैंने आपको बताया था ना कि क्या आएगा, रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 5 आता है, तो यहाँ पे 5 आपको डिस्प्ले उसने कर दिया, ठीक है। ये डबल कोट्स में था तो इसका मतलब है कि ये एज इट इज उसने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद बी की वैल्यू स्टोर करवानी थी, बी में क्या आंसर आया था, बी में आपके पास डिवाइड करने के बाद 555.5 आंसर आया था, तो वही यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो ना सिर्फ टेक्स्ट एज इट इज डबल कोट्स में अगर हम लिखेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट एज इट इज डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे उसके आंसर या इस तरह की जो एक्शंस हैं वो भी परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ, ये देखो आप, डायरेक्ट मैंने रिवॉर्ड परसेंट 10 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो वो आंसर उसने जो है वो डिस्प्ले करके दे दिया आपको। यहाँ पे ये मैंने किया तो रन किया, इसका आंसर भी ये आपको दे देगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे प्लस मतलब कैलकुलेशन जो भी करवानी हो आप यहाँ पे जो है वो करवा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। डबल कोट्स बस नहीं एंटर करने, बाकी आप कैलकुलेशन डायरेक्ट भी यहाँ पे करवा सकते हैं। बस इसमें हमें क्या किया था कि ए में स्टोर किया था वैल्यू को, ताकि जो आंसर है वो हमें मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाई थी हमें। होप्स आपको इसकी कोड की समझ आ चुकी है कि ये किस तरह से वर्क करता है, और डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट तरीकों से मैंने अंदर भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो हमने ये चीज़ की थी, एक एक्स्ट्रा लाइन लगाई थी, यहाँ पे हम ये भी करके देखते हैं और आपको बताती हूँ कि सेम ही, कोई एरर नहीं देगा, सेम ही आपको आउटपुट देगा, ठीक है। और ये चीज़ अब यहाँ पे हम करने लगे हैं कि ये एक ही लाइन में अगर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि उससे लाइन ऑफ कोड जो है वो कम हो गया, ठीक है, मतलब स्टेप्स कम हो गए।
ठीक है, तो आपको आंसर वही सेम जो है वो मिलेगा, कोई एरर नहीं देगा। सो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया। It is important to note that sequence of instructions in programming matter, यानी कि सीक्वेंस मैटर कर रही होती है कि पहले आपने कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है। आपने देखा था कि वेरिएबल्स पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो ये आ रहा है वेरिएबल, और उसके बाद रिवॉर्ड जो इनिशियलाइज किया था, उसके बाद ए की वैल्यू पहले उसने आंसर निकाल के दिया, फिर बी का आंसर निकाल के दिया। सीक्वेंस जो है वो मैटर करती है, ठीक है, यही चीज़ कह रहा हूँ। For example, let's look at the following code where we define two variables and keeping the good practice in mind, declared and initialization जो है वो हमने एक ही लाइन में की हुई है। ये उसने कहा, ठीक है। However, just to highlight how things can be alternatively done, we declare the reward variable in line 8 but initialize value as assigned to it in the next line. In line 12, we print the statement using both variables as shown in figure. ठीक है, as shown in figure 24. So note that if you take line 7 and put after line 11, then the following message is displayed on the phone. यहाँ पे अब आपको मैं कोड जो हमने ऊपर लिखा था उसने ये कहा कि अगर आप चेंजिंग करेंगे ना, मतलब सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे, तो आपको रॉन्ग आंसर देगा। अब ये है, इसमें इनिशियलाइजेशन जो है वो बाद में मैं कर देती हूँ, ठीक है, इनिशियलाइज बाद में कर देती हूँ, बाकी चीज़ें पहले कर देती हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये देखो आप, मैंने ये वो जो सेवंथ में मेरे आ रहा था वो मैंने यहाँ पे लास्ट पे कर दिया, ठीक है, आफ्टर लाइन 11, ठीक है। उसके बाद हम ये रन करते हैं और रन करने के बाद आप ये आंसर देख सकते हैं क्या है 5, और बी को जो कह रहा है कि अनडिफाइंड है और डिफाइन ही नहीं किया हुआ, इसलिए एज इट इज इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, अनडिफाइंड डिस्प्ले कर दिया। ठीक, इसी तरह से जो हम और चेंजिंग करेंगे तो उसके लिए भी आपको यही कहेगा, क्योंकि सीक्वेंस मैटर करती है, सीक्वेंस डिस्टर्ब करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस जो है वो मैटर कर रही होती है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम इनिशियलाइज ही नहीं करते तो तब भी यहाँ पे जो है वो आपको आंसर सही से नहीं देगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हम लास्ट में कर लेते हैं। अब आप देखिएगा रन एंड देन कोई भी आंसर आपको नहीं दे रहा, ठीक है। एंड नन नन उसने कर दिया रिवॉर्ड इज इक्वल टू, ये लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है रिवॉर्ड इज इक्वल टू दिस, वो उसने एज इट इज प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, ये एज इट इज प्रिंट करके दे दिया, मतलब वो शो कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैंने जो इनिशियलाइजेशन है वो पहले नहीं की, ठीक है। इनिशियलाइज पहले करूंगी तो उसे पता होगा ना कि कौन सी वैल्यू है रिवॉर्ड के अंदर और मैंने किसको किसके साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि सीक्वेंस जो है वो बहुत मैटर करती है, कि सीक्वेंस आपको जो एग्जीक्यूट करवाना है उसका सीक्वेंस जो है वो उसका ख्याल आपको रखना होता है, ठीक है। तो इसकी होप्स आपको समझ आ गई होगी, छोटा सा कॉन्सेप्ट वो देना चाह रहे थे। नेक्स्ट हम चलते हैं। This is due to the reason that reading कर लेते हैं बस, इसमें है ऐसा कुछ भी नहीं। Variable is defined after the right statement is using the variable unless the variable is declared and holds a value. Only then it can be used as per programming sequence. Hence, sequence of instructions is important, and you might have written program syntax wise correctly, but the change of the sequence might lead you to expected bugs, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में आपको इंस्ट्रक्शन देनी है उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना होगा। सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखना है, सिंटैक्स का बहुत ख्याल रखना है, मतलब सेमीकोलन आखिर में लगाना है, और जो जिसको हम टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें, इन सब चीज़ों का जो है ज़्यादा ख्याल रखना होता है आपको। और इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो इतना ज़्यादा ये सारी डिटेल याद नहीं करनी। वेरिएबल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ये वेरिएबल की डेफिनेशन आप कह सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन आपने याद कर लेना है, ठीक है। और इसी एग्जाम्पल के तौर पे ये आप रिकॉर्ड और ये वाला दे सकते हैं, ठीक। और उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट, मतलब किस तरह से हम डिक्लेयर वेरिएबल को डिक्लेयर कोड के अंदर किस तरह से करते हैं, इनिशियलाइज किस तरह से कोड के अंदर हम करते हैं, और इसके अलावा सीक्वेंस मैटर किस तरह से करती है या नहीं करती है,
कोडिंग आपको जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। मतलब याद तो ऐसा रट्टा इसमें नहीं लगेगा, कोड में कॉन्सेप्ट आपको जो है वो बिठाना है। इसमें जो चीज है ना वो कोडिंग के अंदर, मतलब कौन सी चीज किस तरह से आ रही है, ये प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ आएगी, तो ही आपको पता चलेगा कि क्या चीज कर रहे हैं। मिस्टेक्स बार बार करेंगे, मतलब प्रोग्राम कोड जब आप लिख रहे हैं तो उसमें मिस्टेक्स लगा लगा के देखेंगे, तो ही आपको की अच्छी प्रैक्टिस होगी। और तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती, क्या मिस्टेक्स होती है, किसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, किस एरर्स को जो है वो निगलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो है वो टाइम वेस्ट किए बिना ही ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स मतलब जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि प्लस का साइन, माइनस का साइन, डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, मॉड का साइन जो यूज कर रहे हैं, इस तरह के जो सिंबल्स हैं वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? अरिथमेटिक में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉडुलस का साइन जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है जरूर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, इस तरह से कुछ भी। तो आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। टू बी, ये फ्यूचर में भी प्रोग्रामिंग में आपको हेल्प करेगा। टू बी यूज्ड which are addition, subtraction, multiplication and division. Other than this, modulus operator can also be used, which gives remainder of the division operation. होप्स आपको इसकी समझ आ गई यहाँ पे कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो क्या करता है, क्या देता है? रिमाइंडर देता है। जो डिवीजन ऑपरेशन हम करते हैं उसके बाद जो आपके पास रिमाइंडर आता है वो इसमें हमने लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये पैराग्राफ जो है वो आपको याद करना है। ठीक है, ऐसे रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट बिठाना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, या कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉडुलस का साइन। ठीक है, और मॉडुलस करता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉडुलस जो है वो आपको रिमाइंडर मतलब डिवीजन ऑपरेशन के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आंसर इसमें लिखना होता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी थी। यहाँ पे होप्स आपको अभी भी याद हो चुकी होगी। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। कोड टेक्स थ्री वेरिएबल्स नेमली ए बी एंड रिवॉर्ड। ऊपर जो हमने कोड स्टडी किया था उसमें हमने तीन वेरिएबल्स लिए थे और रिवॉर्ड को जस्ट जो है वो इनिशियलाइज किया था। ए बी और रिवॉर्ड हमने तीन वेरिएबल्स लिए थे, तीन डिक्लेयर किए थे, लेकिन इनिशियलाइज जो हमने किया था वो जस्ट रिवॉर्ड को किया था। कांस्टेंट वैल्यू दी थी 5555, वो कांस्टेंट वैल्यू थी। ठीक है, जो कि चेंज नहीं हो सकती। रिमाइंडर ऑफ द रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय 10 इज स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। ए वेरिएबल में जो है वो रिमाइंडर रिवॉर्ड का स्टोर करवाया था हमने, और बी के अंदर जो है वो डिवाइड करके जो आंसर आया था वो हमने स्टोर करवाया था। होप सो आपको उसका याद भी है और समझ भी आई भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही सेम कोड है, जस्ट इसमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, उसका आंसर ए में जाके वो डिस्प्ले करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन बी आर का टैग जो है वो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, ये हम स्टडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी, और ये बी आंसर आपको डिस्प्ले करेगा न्यू लाइन में। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा कोड है, हम देख लेते हैं इसको भी रन करके। इसमें कुछ सच मुश्किल चीज नहीं है। तो ये आपका सिंपल सा कोड मैंने एंटर किया। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज इक्वल टू, इसमें ए आंसर आपको जो है वो स्टोर करके देगा और बी में उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं रन। रन मैंने कर दिया और उसके बाद आपके पास आपको शो करते हैं कि ये आंसर आया है। ये आप देख सकते हैं, ये आंसर आपके पास आ चुका है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या है उसकी तरफ चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, पिछले जितने भी टॉपिक्स हम कर चुके हैं उससे रिलेटेड। सबसे पहले आपके पास HTML की डेफिनेशन है,
ठीक है। HTML की डेफिनेशन तो सिंपल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML जो है वो यूज़ की जाती है जब हमने कोई वेब पेज लिखना होता है यानी बनाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए HTML कोड जो है वो यूज़ किया जाता है। ये आंसर, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। HTML क्या होती है? HTML मार्कअप लैंग्वेज यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूज्ड टू डिफाइन एंड डिस्प्ले योर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। वेब पेज में कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए जो है वो ये यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एच डोम है, यानी क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो आपके पास HTML है, डॉम एच टी एच से HTML, ठीक है। और डॉम जो हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे थोड़ा सा। इसके बारे में बताना है आपने कि डी से क्या है डॉक्यूमेंट, ओ से क्या है ऑब्जेक्ट, एम से क्या है मॉडल, उसके बारे में भी थोड़ा आपको बताना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके पास बनता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमने स्टडी किया था वो क्या है? जो HTML डॉम है, इधर प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है वेबसाइट डॉक्यूमेंट के लिए, वेब डॉक्यूमेंट के लिए, और ये स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि आप डी से डॉक्यूमेंट है जो हम बना रहे होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? आप ऑब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, नोड है, एलिमेंट है, टेक्स्ट है, और उसके अलावा एट्रीब्यूट्स है, इन सबको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट मॉडल। मॉडल का क्या मतलब है कि मॉडल आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है डाटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है, अलाउइंग जावास्क्रिप्ट टू इंटरैक्ट विद द एंड मैनिपुलेट द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट। अब जो डॉम है उसमें कौन कौन सी चीजें होती है? डॉम में नोड होता है, एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अलावा एट्रीब्यूट्स और टेक्स्ट होते हैं। नोड में आपके पास एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और टेक्स्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एलिमेंट में आपके पास HTML टैग्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स में आपके पास जो है वो लाइक आईडी, जो हम टैग्स के आगे यूज करते हैं, ठीक है। टैग्स के अंदर हम जो यूज करते हैं उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और टैक्स जो है वो सिंपल कंटेंट होता है आपके पास, ठीक है। एलिमेंट होता है आपके पास, जो एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज आती है टैक्स करना मतलब, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट में आपने जो है वो बताना है कि हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक के बारे में आपने बताना है यहाँ पे। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि आपने इसका टैग में मेंशन कर, तो एंकर का टैग होता है वो इसके लिए यूज किया जाता है। और हाइपरलिंक की डेफिनेशन क्या है जी? ये इसका आंसर है, लिंक्स आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स इन HTML विद ए टैग, यानी कि ए का हम टैग यहाँ पे यूज करते हैं। ये आपके पास है इसकी डेफिनेशन हाइपरलिंक की। लिंक्स आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स इन HTML विद टैग पेयर। टैग पेयर में इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग होता है, ठीक है। ये ए का जो टैग है वो यूज किया जाता है इसके लिए। और ये चेंजिंग जो है वो कर्सर चेंज हो जाता है, माउस कर्सर, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। हैंड जो है वो बंद किया जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास CSS है। CSS भी हम कर चुके हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और उसकी टाइप्स कौन कौन सी थी? इनलाइन और एक्सटर्नल, और इसके अलावा इंटरनल, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके डिफरेंसेस भी मैंने आप उसमें आपको बताया थे, डिस्कस किए थे लेक्चर में, ठीक है। तो वो आप यहाँ में मेंशन कर देंगे, इसका अलग से मैं आपको इसलिए आपको अभी नहीं बता रही, क्योंकि मैं लेक्चर में जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक, नेक्स्ट आपके पास फीचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं अभी। तो इसका आंसर आपके पास ये बनता है कि जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड किए मैंने, ठीक है। डायनामिक टाइपिंग, जो कि आप कोर्स का हिस्सा है। डायनेमिक टाइपिंग में जो है वो डायनेमिक के लिए हम टाइप कर सकते हैं, यानी कि डोंट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स टाइप्स बिफोर यूजिंग दैम, यानी कि हमें डाटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। अभी हमने डिस्कस किया ना कि जस्ट VAR वेरिएबल लिखा और आगे हमने जो है वो रिवॉर्ड ले लिया था, तो इसमें नंबर्स एंटर करते थे, हमें ये मेंशन नहीं करना पड़ा था, ठीक है, कि डाटा टाइप देनी है यानी देनी किस किस्म की डाटा टाइप देनी है। जस्ट हमने VAR लिखा तो उसने वेरिएबल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। डाटा टाइप मेंशन नहीं करनी पड़ी, उसे खुद ही पता चल गया कि इसमें ये चीज़ स्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरह से अगर नेम स्टोर करना हो तो उसके लिए भी, और अगर स्ट्रिंग मतलब स्टोर करनी है तो हर एक के लिए हम क्या करते हैं कि जस्ट वेरिएबल VAR कीवर्ड जो है वो यूज़ कर लेते हैं, डाटा टाइप हमें मेंशन नहीं करना, ठीक है।
जस्ट VAR ले लेते हैं। डिक्लेयर नहीं, डिक्लेरेशन में इसमें जस्ट क्या है कि VAR हम यूज करेंगे, डाटा डायमेंशन नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि इसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, कैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो डाला जा सकता है। क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन, यानी कि ये टिपिकली एग्जीक्यूट किया हुआ क्लाइंट साइड पे वेब ब्राउजर में की जा सकती है। इसमें डायनामिक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है। डायनामिक और उसका स्टैटिक वेबसाइट आप डिस्कस कर भी चुकी हैं पीछे, मैंने डिफरेंस भी बताया था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इसके अलावा डायनेमिक साइड स्क्रिप्टिंग है, उसका यही मतलब है। सर्वर साइड है, इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट सर्वर साइड पे भी हो सकती है। फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट इसमें है, ठीक है। जैसा कि आपके पास node.js है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है वो बताना है आपने कमेंट के बारे में, ठीक है। कमेंट के बारे में मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि क्या होता है और कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, उसके बारे में भी डिटेल आपको बताई थी कि कमेंट का पर्पज़ क्या होता है। कमेंट का पर्पज़ ये होता है कि अगर फ्यूचर में कभी यूज़ करना हो तो हिंट आपको मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, इजीली आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाया गया था, या किसी दूसरे प्रोग्रामर को अगर आपने चेक करवाना हो तो उसको भी हेल्प इजीली उसको पता चल जाता है, हेल्प मिल जाती है कि ये क्यों यूज़ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन कौन सा यूज होता है इनपुट के तौर पे? तो प्रॉम्प्ट का फंक्शन जो है वो यूज किया जाता है इनपुट के तौर पे। यहाँ पे आप जो है वो बता देंगे कि प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज होता है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट का जो फंक्शन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ये वो पूछा हुआ, मतलब यूजर से अगर इनपुट करवानी है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो वेरिएबल के बारे में डेफिनेशन है, ठीक है। वेरिएबल के बारे में डेफिनेशन भी मैंने आपको जो है वो बताई, उसके बारे में भी आपको मैंने बताया, अभी हमने डिस्कस किया है वो, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन ये आपके पास वेरिएबल की डेफिनेशन है, ठीक है। वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट स्टोर्स सम वैल्यू फॉर लेटर यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरिएबल शुड बी name in meaningful manner. Good programming practice is to declare and initialize the variable at same time. एक ही वक्त में आप initialize करें और declare करें तो ज़्यादा बेटर होता है, यानी कि VAR A is equal to 1 इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है जावास्क्रिप्ट के बारे में आपने बताना है कि ये सेंसिटिव क्यों होता है। ये पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि ये मैं मेंशन करूंगी, अभी इसका आंसर हम तो जो है वो देख लेते हैं। वैसे आपको समझा मैंने दिया है कि इसका आंसर क्या है। तो ये इसका आंसर आपके पास है क्या? इसका आंसर बनता है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव की होती है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव इसलिए होती है क्योंकि इसमें मोर स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे, ठीक है। आपने जस्ट ये लाइन लिखनी है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो ये लाइन लिखेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स दे देंगे, 2 मार्क्स के लिए इट्स एनफ, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाइड ये एक्स्ट्रा चीज में आपको बता दूंगी कि सेंसिटिव जो है वो अलाउ फॉर यूनिक आइडेंटिफायर्स। यूनिक आइडेंटिफायर्स के लिए जो है वो बेटर होती है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब हम वेरिएबल्स में और इसके अलावा फंक्शंस अगर हम यूज करें, कीवर्ड्स यूज करें तो उसमें डिस्टिंग्विश करना इजी होता है। ये नीचे इसी इन्हीं तीनों चीजें की एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे दी हुई है, ठीक है। एरर प्रिवेंशन, मतलब एरर्स को आसानी से जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रिवेंट एरर्स ड्यू टू द टाइप्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग से जो है वो बचा जा सकता है, ठीक है। और कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है वो उसकी मिस्टेक्स कैच कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास के एग्जांपल्स जो कि सेंसिटिव की जो VAR आपकी आप वेरिएबल देख सकते हैं कि इसमें एक कैपिटल लेटर और एक में स्मॉल लेटर है, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें। फंक्शंस में एक कैपिटल एफ है, दूसरा स्मॉल एफ है, ये भी दोनों डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और स्मॉल इफ एंड कैपिटल लेटर में आई जो है वो ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स के तौर पे काम करेंगी। ट्रू इसी तरह से कीवर्ड ये डिफरेंट जो है वो वैल्यूज हैं, डिफरेंट बिहेव करेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई, ये डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव का भी मैंने आपको बता दिया, होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई। और ये थे आपके पास क्वेश्चन बैंक्स। तो इस अब तक जो टॉपिक था उससे रिलेटेड, ठीक है। बाकी ऑपरेटर्स के बारे में भी आया क्वेश्चन, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है।
और ये ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स में डिफरेंस आपके पास? आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम जो है वो नए लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म की भी हो तो आप कोशिश करें, कमेंट करें, फीडबैक दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए और अल्लाह हाफिज़।